ऑलराइट जी, हमारा ये चैप्टर बेसिकली पहली तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, बच्चों को लगता है सिर्फ नंबर सीक्वेंसेस एक सेक्शन है। नंबर सीक्वेंसेस एक डिफरेंट चैप्टर है, पैटर्न्स एक डिफरेंट चैप्टर है, और इन दोनों का मिला के क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब हमारे पास बेटे दो तरह के दो मेजर सीक्वेंसेस की स्ट्रीम्स हैं। पहला सबसे है, इसको हम बोलेंगे, पहली बात तो मैं नाम बाद में बताता हूं, मुश्किल टर्म्स बाद में करते हैं, पहले जरा ना देखते हैं कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ओके, 1 4 7 10 and so on. Okay, can you guys predict the next two numbers? Can you guys predict the next two numbers? What's happening? अच्छा, 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। हर दफा 3 ऐड हो रहा था। अच्छा, आप जरा फोकस करो, मैं चीज समझाऊं। हर दफा बेटे 3 ऐड हो रहा था, तो आपने अगले दोनों में भी 3 ऐड कर दिया। एक और सीक्वेंस देखते हैं, 40 35 30 25। अगले दो नंबर्स बताएं, सोचें क्या होंगे? सबको समझ आ रहे हैं अगले दो नंबर्स क्या होंगे? ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हो रहा है? 5 माइनस हो रहा है, बिल्कुल 5 माइनस हो रहा है, हर दफा 5 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इधर से 5 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब अगर सेम नंबर ऐड हो रहा हो, ठीक है, या सेम नंबर माइनस हो रहा हो, अगर सेम नंबर ऐड हो रहा हो और सेम नंबर माइनस हो रहा हो, तो इन सीक्वेंसेस का एक स्पेशल नाम है, नाम याद कर लें, इनको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। नाम याद करने काम आएंगे। सीक्वेंसेस, ठीक है, अगर सेम नंबर ऐड हो रहा हो या सेम नंबर माइनस हो रहा हो, ठीक है, या 3 ऐड होता जा रहा था, हर दफा 3 3 3 ऐड हो रहा था, 5 माइनस हो रहा था, तो हर दफा 5 5 5 माइनस होता जा रहा था। ठीक है, सो इफ सेम नंबर इज बीइंग एडेड or same number is being subtracted every time, that sort of sequences are called arithmetic sequences. नाम इन्हीं का याद करना है सिर्फ, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है हमारे पूरे सिलेबस में और वो इनके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, फॉर्मूला सुन लें क्या है। फॉर्मूला है जी, nth टर्म is equal to a plus n minus 1, n minus 1 into d में सुनो, so nth term is equals to a plus n minus 1 into d आएगा। ठीक है, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है, मैं बताता हूं बेटे। a होती है किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, so this is the first term of the sequence। आराम आराम से एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ सुनते जाना। ये चैप्टर पहली दफा में जो बच्चा सुन लेता है ना गौर से, ये आ जाता है। काइनेमेटिक्स की तरह नहीं है कि नोट्स याद करने पड़ेंगे जाके। ठीक है, ये चैप्टर जो बच्चा साथ साथ सुन लेगा उसको साथ साथ आता जाएगा, ये चैप्टर साथ साथ याद हो जाता है। बेटे डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, डी इज द कॉमन डिफरेंस। और डी खुद से सोच के नहीं निकालते, डी का फॉर्मूला है जी, डी का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, डी का एक फॉर्मूला है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इसको थोड़ा सा इधर कर दूं। ठीक है, अब कैसे लगता है वो भी मैं बताता हूं, एन के ऊपर भी बात करते हैं। अब पहले तो देख ले बेटे ए क्या होता है, ये जरा देखिएगा। ए क्या होता है, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इधर देखें ए की वैल्यू क्या होगी, पहले सीक्वेंस में ए क्या होगा 1, दूसरे सीक्वेंस में ए क्या होगा 40। ठीक है, सो ए होती है बेटे फर्स्ट टर्म। ठीक है, दूसरी चीज है बेटे कॉमन डिफरेंस। कोई सी दो नेबरिंग नंबर्स पकड़ना, कोई से दो नेबरिंग नंबर्स पकड़ो, नेक्स्ट में से प्रीवियस वाला माइनस कर दो। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। 16 माइनस 13, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3। इधर भी देख लो, नीचे वाले में भी कोई से दो नेबरिंग नंबर्स पकड़ो, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कोई से दो नेबरिंग नंबर्स, 25 माइनस 13, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटे -5। अच्छा, कॉमन डिफरेंस ना देख के नहीं निकालना,
क्योंकि जब नेगेटिव में जाता है ना सीक्वेंस, तो बच्चे से गलती होना शुरू हो जाती है। सीक्वेंस नेगेटिव में जब जाते हैं ना, तो कॉमन डिफरेंस देख के नहीं निकाले जाते सही, बच्चे को नहीं पता चलता प्लस हो रहा है नंबर या माइनस हो रहा है नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म बेटे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस बेटे नेगेटिव भी आ सकता है। तो हमारा पहला टाइप ऑफ सीक्वेंस वो है जिनमें आपके पास डिफरेंस सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना आ रहा हो तो वो अरिथमेटिक नहीं होते, उनके ऊपर ये फॉर्मूला भी नहीं लगता। अच्छा, एन क्या होता है, पहले एन के बारे में बात करते हैं। एन होता है बेटे टर्म नंबर, एन होता है टर्म नंबर। फॉर एग्जाम्पल इधर से बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा और से सारे लोग जी। 7 कितनवीं टर्म है इस सीक्वेंस की, 7 कितनवीं टर्म है इस सीक्वेंस की, थर्ड टर्म है ना, यहां पे n की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, 10 कितनवीं टर्म है बेटे, फोर्थ टर्म है, तो ये n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, इट इज द पोजिशन ऑफ दैट टर्म इन द सीक्वेंस। 15 के लिए n कितना होगा बेटे, 15 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, देख के बताएं जरा। 15 के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। 15 n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। मतलब वहां पे टर्म क्या है 15, लेकिन वो 6 टर्म है, इट इज द 6th टर्म। तो जो n होता है बेटे वो बेसिकली हमें क्या बताता है, वो टर्म नंबर बता रहा होता है। ठीक है, सो बड़ी बेसिक सी बातें की, अभी तक मैंने 3 बातें की हैं, तीनों सुन लें। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होते हैं बेटे जो सेम अमाउंट से प्लस होते हैं या सेम अमाउंट से माइनस हो रहे होते हैं। प्लस हो रहे हो तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आना होता है, माइनस हो रहे हो तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आना होता है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ए फर्स्ट टर्म के लिए यूज होगा, किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाले सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है ए 1, और सेकंड वाले के लिए फर्स्ट टर्म ए यूज करेंगे आप 40 यूज करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमेशा इस फॉर्मूला से निकालना है, नेक्स्ट टर्म कोई सी दो नेबरिंग टर्म्स को सर्कल कर लिया करना है, और उनमें से नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर दिया करना है। अच्छा, इसका यूजेज कैसे आना है, इसके यूजेज सिर्फ 4 पार्ट्स हैं इसके, जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, सो 4 पार्ट्स है, मैं आपको वो 4 पार्ट्स करवाता हूं। 4 7 10 13 एंड सो, इससे 4 डिफरेंट पार्ट्स बन सकते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूं। पहला पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन for nth term of the sequence. पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, find the 50th term of this sequence. दूसरा पार्ट, अरिथमेटिक के साथ सिर्फ 2 पार्ट 3 पार्ट्स यही बन सकते हैं, 4 कह रहा था गलती से, 3 पार्ट्स हैं सिर्फ। Given that the kth term of sequence is 76, find value of k. बेटे 3 पार्ट्स हैं सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा अरिथमेटिक के ऊपर कभी पार्ट नहीं बनना, अरिथमेटिक क्वेश्चंस के ऊपर इसके अलावा कोई पार्ट नहीं बनना। मैं अब आपको इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, जिसको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा उसको अरिथमेटिक सीक्वेंसेस में से कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जी। 4 7 10 13, पहली बात तो ये चेक करें इज इट अरिथमेटिक और नॉट। सबसे पहला चेक, इज इट अरिथमेटिक और नॉट। तो लेट्स चेक बेटे, ये देखो +3 हो रहा है, फिर अगला जंप भी सेम है +3 का है, फिर अगला जंप भी सेम है +3 का है। ठीक है, सो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस इट इज अरिथमेटिक। हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो अरिथमेटिक को लगता है। तो उन्होंने आपसे nth टर्म पूछी है, तो आप कहोगे हमें सर ने कहा था nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। a क्या होता था जी, फर्स्ट टर्म होती थी। फर्स्ट टर्म देखें कितनी है आपके पास 4, प्लस n की जगह कुछ नहीं रखना होता,
कॉमन डिफरेंस जरा देखें जी कितने का आएगा। कॉमन डिफरेंस होगा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, सो 13 माइनस 10 कर देंगे। कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया? 3 का। यहां पे 3 प्लग इन कर दें। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये 3 जब दोनों अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसने दोनों से मल्टीप्लाई होना है। जब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसने दोनों से मल्टीप्लाई होना है। सो दिस विल बिकम 4 प्लस 3n माइनस 3। तो ये आपके पास बन जाएगा 3n प्लस 1। तो आपका nth टर्म का फाइनल आंसर आया 3n प्लस 1। अच्छा, अब ये nth टर्म होता क्या है? सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन, ये nth टर्म कहते हैं किसको है? ठीक है, nth टर्म बेटे कहते हैं आपके किसी भी जो सीक्वेंस है उसकी जनरल फॉर्मूला को। ठीक है, मतलब ये अब आपके पूरे सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला है। आपको कोई भी टर्म चाहिए, ये फॉर्मूला वो वाली टर्म बता सकता है इस सीक्वेंस की। कैसे? सेकंड पार्ट देखते हैं। उन्होंने कहा फाइंड द 50th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो आपने जो पहले पार्ट में nth टर्म निकाली है वो लिख लें यहां पे 3n प्लस 1। आपको बेटे कौन सी टर्म चाहिए? 50th टर्म चाहिए। तो नोटिस करें n की जगह पे क्या लगा रहे हैं आप? n की जगह पे क्या लग रहा है? 50। तो क्वेश्चन में आगे जाके भी आप n की जगह पे क्या लगा दें? 50। तो ये हो जाएगा बेटा 150 प्लस 1। तो आपकी 50th टर्म जो होगी वो वहां पे क्या लिखा होगा? 151 लिखा होगा। ठीक है, दो पार्ट समझ लें पहले। सबसे पहले वो nth टर्म निकलवाएंगे। nth टर्म होता है जनरल फॉर्मूला फॉर दिस सीक्वेंस। ठीक है ना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। जनरल फार्मूला का क्या मतलब है कि ये फार्मूला इस सीक्वेंस की कोई भी अमाउंट प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है, ये फार्मूला इस सीक्वेंस की कोई भी अमाउंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपने टर्म चाहिए, आपको 50th चाहिए, आपको 60th चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूला जो है यही अगले पार्ट्स के लिए यूज होगा। आपको चाहिए थी 50th टर्म, तो आपने पहले लिखना है nth टर्म जो है 3n प्लस 1 है। आपको 50th टर्म चाहिए तो आप n की जगह पे क्या लगा रहे हो? देखो लेफ्ट साइड पे, देखो n की जगह पे क्या लगा रहे हो? 50। तो आपको राइट साइड पे भी जाके n की जगह पे क्या लगा देना है? फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। तो क्योंकि n होता है टर्म नंबर, अगर आपको 50th टर्म चाहिए तो आप n की जगह पे क्या लगा दोगे? 50 लगा दोगे। अच्छा, अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। ये जरा थोड़ा सा एडवांस्ड है, ये जरा गौर से देखना मेरे साथ, ये एडवांस्ड है। Given that kth term of a sequence is 76, इधर जरा गौर से पढ़िएगा। मैं पहले लिखूंगा nth टर्म 3n प्लस 1। अगर मैं लिखना चाहता हूं kth टर्म, तो अब इधर जरा देखिए मैंने क्या लगा दिया हुआ है। n की जगह पे मैंने क्या लगा दिया बेटे? n की जगह पे क्या लगा दिया मैंने? k लगा दिया है। तो मुझे इस n की जगह पे भी k लगा देना चाहिए। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 3k प्लस 1। सो अब उन्होंने कहा था kth टर्म, अगर वो कहते हैं 50th टर्म तो n की जगह 50 लगाते हैं। अगर वो कहते हैं 60th टर्म तो n की जगह 60 लगाते हैं। अगर वो कहते हैं kth टर्म तो आप n की जगह क्या लगाओगे? k लगा दोगे। अब उन्होंने कहा kth टर्म की जो वैल्यू है दैट इज, kth टर्म की जो वैल्यू है दैट इज 76। ठीक है, सो बेटे जो kth टर्म की वैल्यू होगी, ये वाली जो kth टर्म की वैल्यू होगी, इसकी जगह आप क्या लगा दोगे? 76। और यहां पे क्या रहेगा? 3k प्लस 1। ये वो केस है बेटे जिसमें वो टर्म नंबर नहीं बताते लेकिन टर्म बता देते हैं। तो हमने kth टर्म पूरे की जगह 76 डालना है। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3k। और k की वैल्यू आ जाएगी 75 ओवर 3 कर दोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी बेटे 25। सो इसका मतलब है ये 25th टर्म थी जिसके ऊपर आंसर क्या आ रहा था? 76। इफ अ सीक्वेंस is not arithmetic, then it belongs to one of the following families.
अब पता चलेगा जिसने सेशन शुरू से ध्यान से लिया था और बातें मानी थी या नहीं मानी थी। तीन तरह की फैमिलीज हैं हमारे पास। पहली फैमिली है स्क्वायर नंबर्स की, याद किए थे, याद है पहले दिन। दूसरी फैमिली है क्यूब नंबर्स की, और तीसरी फैमिली है ट्राइंगल नंबर्स की। ये तीसरे वाले नहीं मैंने पहले बताए हुए, ये मैं अभी बता देता हूं। अच्छा, स्क्वायर नंबर्स होते हैं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ये सारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25 आ गया, ठीक है। इसकी जो nth टर्म होती है बेटे, हमने जुबानी याद करनी होती है। 1, 4, 9, 16 की nth टर्म क्या होती है बेटा? n स्क्वायर। ये याद कर ले। स्क्वायर नंबर की nth टर्म क्या होती है? n स्क्वायर। क्यूब नंबर से याद करें। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 27, 64 एंड सो ऑन। अगर क्यूब नंबर्स चल रहे होंगे तो उनकी nth टर्म क्या हुआ करेगी? n क्यूब हुआ करेगी, ठीक है। इनमें n+1 n-1 कब होना है वो भी मैं बताता हूं, वही डिस्कस करने लगा हूं। सो अगर बेटे 1, 4, 9, 16 होंगे, पहले चार को रट्टा लगा लो, पहले चार को रट्टा लगा लो। अगर 1, 4, 9, 16 होंगे तो n स्क्वायर आंसर आया करेगा। अगर 1, 8, 27, 64 हुआ, 1, 8, 27, 64 हुआ तो n क्यूब आंसर आया करेगा। याद कर लो, याद कर लो दोनों टाइप्स को। 1, 4, 9, 16 विल बी n स्क्वायर। 1, 8, 27, 64 से क्या आया करेगा? n क्यूब आया करेगा। ट्राइंगल नंबर्स देखना, ये जरा थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ट्राइंगल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 6, 10, 15। 1, 3, 6, 10 एंड सो ऑन। इनकी nth टर्म क्या होती है? पहले मैं बताता हूं, एक सेकंड जरा मेरे साथ रहना। इनकी nth टर्म जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ये जरा याद करना। हाफ n, n+1। इनको ट्राइंगल नंबर्स क्यों कहते हैं मैं भी एक सेकंड में बताने वाला हूं, ठीक है। इनकी nth टर्म जरा मुश्किल होती है, जरा पहले याद कर लें। हाफ n, n+1, पहली चार टर्म्स याद कर लें इनकी, जरा पहली चार टर्म्स याद कर लें इनकी। 1, 3, 6, 10, पहले रट्टा लगा लें फिर कॉन्सेप्ट लगवाता हूं। 1, 3, 6, 10, 1, 3, 6, 10 की nth टर्म क्या हुआ करेगी? हाफ n, n+1। तो आपने इनको ना रिकग्नाइज करना होता है इनकी पहली चार टर्म्स के साथ। ट्राइंगल नंबर्स को ट्राइंगल नंबर्स क्यों बोलते हैं? ट्राइंगल नंबर्स होते हैं कि आप कितने डॉट्स से ट्राइंगल बना सकते हो। पहला ट्राइंगल आप एक डॉट से या एक बॉल से बना सकते हो, ठीक है। ये पीछे मेरे पास स्नूकर पड़ी हुई है, तो स्नूकर टेबल के ऊपर हमारे पास ट्राइंगल्स बने, हम ट्राइंगल बना सकते हैं बॉल्स को जोड़ के, ठीक है। सो एक तो वन बॉल है, वन बॉल से तो स्टार्ट करते हैं। 3 बॉल से हम अगला ट्राइंगल बना सकते हैं। ये देखो 3 बॉल्स हो तो हम उनसे एक ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर अगला ट्राइंगल हम क्रिएट कर सकते हैं 6 बॉल्स के साथ। कैसे? ये देखना, 1, ओ ये तो बहुत बड़ा हो गया। एक सेकंड, विड्थ चेंज करना, ओके, या 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगला ट्राइंगल 6 बॉल से क्रिएट होता है। अगला ट्राइंगल 10 बॉल से क्रिएट होगा। ये 6 हो गए। अब इनके बीच में यहाँ पे नंबर्स प्लेस करेंगे तो अगला ट्राइंगल कब क्रिएट होगा? 10 बॉल से अगला ट्राइंगल क्रिएट होगा। अच्छा, इधर एक और चीज भी आ रही होती है। अच्छा, इधर एक और चीज भी आ रही होती है। ये देखिए कितने से इंक्रीज हुआ? +2। फिर ये कितने से इंक्रीज हुआ बेटे? +3। अब ये कितने से इंक्रीज हुआ है? +4। कैन वी कॉल देम अरिथमेटिक और नॉट? तो नो, क्योंकि ये इंक्रीज सेम होना चाहिए, ये इंक्रीज सेम होना चाहिए। अच्छा, तो फिर अब अगला नंबर कैसे प्रिडिक्ट करोगे? अगला नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो? जरा मुझे देख के बताओ। 15 और 21। तो ये आ जाएगा 15, क्योंकि प्लस क्या होना है अब? 5, और अब प्लस क्या होना है? 6। तो हमारा एग्जामिनर कहता है बच्चे को ट्राइंगल नंबर्स अगले वाले प्रिडिक्ट करने आने चाहिए। अच्छा, अब हम देखने लगे हैं कि व्हाट विल हैपन इफ
if a square, cube or triangle number does not start from 1। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करवाने लगा ये, और ये आखिरी मुश्किल चीज, आखिरी मुश्किल बोर्ड इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं, इसके आगे बहुत आसान है। डज नॉट, ये सिर्फ फोकस करके सुनना है, स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द स्क्वायर क्यूब नंबर और या ट्राइंगल नंबर्स 1 से स्टार्ट ना हो रही हो, वो 1 से आगे से स्टार्ट हो रही हो या 1 से पीछे से स्टार्ट हो रही हो, तो हमने क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर नंबर्स की। लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर नंबर्स। बेटे ओरिजिनल स्क्वायर नंबर्स देखना, जरा ओरिजिनल स्क्वायर नंबर्स देखना, और यहां पे मैं लिखूंगा इनकी nth टर्म्स। ओरिजिनल स्क्वायर नंबर्स हैं बेटे 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। और इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, nth टर्म क्या होगी चीज की, ऊपर याद करके आए हैं अभी, n स्क्वायर होगी। ठीक है, ये है ओरिजिनल, जो 1 से शुरू होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिनल। लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपका सीक्वेंस ओरिजिनल नहीं है, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो 4 से स्टार्ट हो रहा है। उसकी क्वेश्चन में लिखा होगा कि जी आपका जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो रहा है जी 4, 9, 16, 21 है ही नहीं उस सीक्वेंस में, तो वो कहते हैं इसकी nth टर्म बताएं, इसकी nth टर्म बताएं। ठीक है, तो बेटे इसको हम बोलते हैं, अगर आपका सीक्वेंस 1 को स्किप कर दे और आगे से स्टार्ट हो रहा हो, तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं शिफ्ट फॉरवर्ड, कि सीक्वेंस आगे की तरफ को स्लाइड कर गया है, सीक्वेंस एक स्टेप आगे की तरफ को स्लाइड कर गया है। तो अगर ऐसे हो तो आपने n को हटा के उसकी जगह n+1 लगा देना होता है। एक स्टेप आगे अगर सीक्वेंस स्लाइड कर गया है तो आपने nth टर्म में n हटा के n की जगह पे क्या लगा देना है, n+1 लगा देना है। तो इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या आएगी, n+1 होल स्क्वायर आएगी। एक और एग्जांपल देख लो, लेट सपोज 9 से स्टार्ट हो रहा होता, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो अब ये स्क्वायर नंबर्स तो हैं लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये क्या हुए हुए, शिफ्ट हुए हुए आगे, कितना आगे, 2 स्टेप्स आगे हुए हुए हैं। तो n को हटा के बेटे n+2 लगा देना। ठीक है, तो इसकी nth टर्म क्या आएगी आपके पास, n को हटा के n+2 लगा दें तो n, पहले n स्क्वायर आना था ना ओरिजिनल का आंसर, लेकिन ये 2 स्टेप आगे शिफ्ट हो गया हुआ है, ये 9 से स्टार्ट हो रहा है। सो जब भी कभी आपका सीक्वेंस 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से आगे से स्टार्ट होगा, तो आप कहोगे ये शिफ्ट फॉरवर्ड है। आपने n स्क्वायर में n की जगह हटा के n+1 लगा देना, अगर एक स्टेप आगे गए हो, अगर 2 स्टेप्स आगे गए हो तो बेटे आपने n+2 लगा देना वहां पे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बैकवर्ड शिफ्ट की। लेट सपोज आपका सीक्वेंस शुरू हो जाता 0 से, ओहो गलत, एक सेकंड, इसको टिक किसने किया है, ओके या सो अगर आपका सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है बेटे 0 से, पीछे से स्टार्ट हो गया 0, 1, 4, 6, 9, 9, 16, तो आपने अपने ओरिजिनल के साथ हमेशा कंपैरिजन हमेशा आपने अपने ओरिजिनल वाले के साथ करना है। आपने अपने स्क्वायर नंबर्स ओरिजिनल के साथ देखा करनी है, हमेशा कंपैरिजन इसके साथ करना है। ठीक है, कि इससे अगर आगे से शुरू हो रहा है, 1 को छोड़ के उसके आगे से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो आपने n+1 लगाना है। अब ये हो रहा है तो इसको बोलते हैं बेटे हम बैकवर्ड शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। इसमें n की जगह हटा के n-1 लगा देना है, तो आपकी जो nth टर्म आएगी बेटे वो n-1 होल स्क्वायर होगी। ठीक है, और बैकवर्ड शिफ्ट विल नेवर गो टू नेगेटिव नंबर्स, बैकवर्ड शिफ्ट कैन नॉट गो टू
नेगेटिव नंबर्स। तो पीछे मतलब 0 तक ही जा सकते हैं, तो n-1 ही आएगा, उससे पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, ओके। लेट्स सपोज यही हरकत क्यूब नंबर्स के साथ करते हैं। ओरिजिनल क्यूब नंबर्स देखिएगा जरा मेरे साथ, ये भी क्लियर हो जाएगा सब लोगों को। ओरिजिनल क्यूब नंबर्स देखिएगा, 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन। ये हमारा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसकी nth टर्म निकाल के देनी है, आंसर यहां पे लिखेंगे। इसकी nth टर्म क्या लिख के आएंगे बेटे, पेपर में बताएं, इसकी nth टर्म क्या लिख के आएंगे, n क्यूब लिख के आएंगे। इसकी nth टर्म क्या लिख के आएंगे, n क्यूब लिख के आएंगे, nth टर्म इसकी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ओरिजिनल। इसको जरा कलर कर लेते हैं, इसको रेफरेंस के तौर पे रख लेते हैं कि 182764 होगा, तो उसका आंसर हम क्या लिख के आया करेंगे, nth टर्म का उसका आंसर क्या लिख के आया करेंगे, n क्यूब लिख के आया करेंगे उसका आंसर। ठीक है, अच्छा मैं आपको कहता हूं जी फाइंड द nth टर्म ऑफ, ये ए पार्ट पढ़ो, 82764। ठीक है, या मैं बी पार्ट कहूंगा, फाइंड nth टर्म ऑफ 0, 1, 8। और 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए कोई वर्किंग नहीं होती इसकी। ठीक है, तो बेटे अब आपने आंसर स्पेस में nth टर्म्स क्या लिखनी है, जरा मेरा थॉट प्रोसेस सुने जरा एक सेकंड के लिए जी। बेटे थॉट प्रोसेस ये है, 82764 ये आपको क्लियरली याद होने चाहिए क्या है, क्यूब नंबर्स हैं। लेकिन क्या ये ओरिजिनल क्यूब नंबर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओरिजिनल क्यूब नंबर्स ने तो 1 से स्टार्ट होना था, ये 1 से आगे चले गए हुए हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये किस तरह का शिफ्ट होगा, इट विल बी अ फॉरवर्ड शिफ्ट, क्योंकि ये 1 से कहां चले गए हुए हैं बेटे, ये 1 से आगे चले गए हुए हैं। तो वी विल कॉल देम अ फॉरवर्ड शिफ्ट, तो हम कहेंगे दिस इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट, क्योंकि ये 1 से नहीं स्टार्ट हो रहे, 1 से आगे से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 से कितने जंप्स आगे ले चुके हैं, एक जंप आगे लिया है, तो आप n की जगह हटा के n में क्या कर दोगे, 1 प्लस कर दोगे। तो यहां पे nth टर्म क्या लिख के आओगे आप, n+1 होल क्यूब, n प्लस n की जगह हटा के क्या लिख दोगे, n+1 होल क्यूब लिख दोगे। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में देखो बेटे किस तरह का शिफ्ट आया हुआ है, ये क्यूब नंबर्स तो हैं लेकिन ये 1 से नहीं स्टार्ट हुए, ये 1 के पीछे से स्टार्ट हो गए, तो इसको आप बोलते हो बेटे ये क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट। n की जगह क्या लगा दोगे आप हटा के, n-1। ठीक है, तो आप n क्यूब की जगह क्या लिख के आओगे, n-1 क्यूब। बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा सा काम होता है। ठीक है, कि आपने ओरिजिनल वाले 1 से स्टार्ट होते हैं तो आंसर n क्यूब आता है, अगर 1 स्किप करके आगे से स्टार्ट होंगे तो n+1 लगा देना, अगर 1 के पीछे 0 से स्टार्ट हो जाएंगे तो n-1 लगा देना। ठीक है, अच्छा ट्राइंगल नंबर्स, ट्राइंगल नंबर जरूरी है, जरा ध्यान से देख के जाना वेरिएशन, ट्राइंगल नंबर्स के अंदर वेरिएशन देखो जरा। ओके पहले तो ओरिजिनल लिख लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल है बेटे 1, 3, 6, 10। यार पहले 4 याद होने चाहिए, वो आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, nth टर्म यहां पे लिख लेते हैं इनकी। अब यहां पे थोड़ी सी वर्किंग आती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हाफ n, n+1, जरा ये वर्किंग और से देख के जाना मेरे साथ जरा प्लीज। ठीक है, हाफ n, n+1। ओके, सो ये ओरिजिनल हो गए। यहां पे मैं लिखूंगा बेटे ये मेरा क्वेश्चन हुआ करेगा, ये क्वेश्चन का सीक्वेंस होगा, और ये आंसर में आपने उसकी nth टर्म लिख के आनी होगी। 1 मार्क के लिए तो वो देख के बगैर वर्किंग के लिखनी होती है। ठीक है, 1 मार्क का पार्ट आना होता है, तो मैं ए पार्ट लिखता हूं, फाइंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ओ सीक्वेंस नहीं लिखते, वो वैल्यू लिख देते हैं, 3, 6, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, और बी पार्ट भी देख लेते हैं, बी पार्ट यहां पे आ जाएगा, फाइंड nth टर्म ऑफ
अब यहाँ पे ना वर्किंग में थोड़ा सा फर्क है, 0 1 3 6 10 कॉन्सेप्ट हो गया, सिर्फ वर्किंग में फर्क है। वर्किंग दिखाता हूं। अच्छा पहला वाला तो सबने डिसाइड कर लिया, पहले वाले में कौन सा शिफ्ट है बेटे? पहली बात तो ट्रायंगल नंबर्स हैं, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, 1 के आगे से शुरू हो रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? हम इनको बोलेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट है। फॉरवर्ड शिफ्ट में क्या करना होता है? एन की जगह हटा के क्या लगाना है? एक स्टेप आगे गए में n+1 लगाना है। अच्छा अब जरा मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मैं पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखने लगा हूं, मैं पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखने लगा हूं। nth टर्म इज इक्वल्स टू हाफ n+1। ये ओरिजिनल था, सुनो सुनो, ये ओरिजिनल था। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं n को हटा दूं, मैं n को हटा दूं और n की जगह क्या लगा दूं बेटे? यहां पे n+1। इधर से भी बेटे n को हटा दें और यहां पे क्या लगा दें? n+1। n को हटा के उसकी जगह पे n+1 लगाना है, ठीक है? तो अब देखो बेटे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम हाफ, ये n की जगह पे क्या आ चुका होगा? n+1। ये क्या आ जाएगा? n+1, ये रेड वाला, और +1 बाहर ग्रीन वाला। तो दिस विल गिव यू योर फाइनल आंसर, हाफ n+1 n+2। अब मुझे पता है यहां थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। बेटे देखें, क्योंकि 1 से सीक्वेंस नहीं स्टार्ट हो रहा था, 1 से आगे से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने कहा कि ये फॉरवर्ड सीक्वेंस है, फॉरवर्ड शिफ्ट है। तो हमने कहा आप अपने फॉर्मूला में जाएं और n की जगह n+1 लगा दें। अब बात कंफ्यूजिंग क्यों हुई? क्योंकि n दो जगह पे था, आपने दोनों जगह से n काटना है और वहां पे जाके n+1 लगा देना है। तो पहले पे तो n+1 हो गया, जब आप दूसरे पे n+1 लगाओगे बेटे, फिर अगला वाला वन उसमें ऐड हो जाएगा और वो n+2 बना देगा। सो दिस विल बी योर फाइनल nth टर्म ऑफ द ऊपर वाला सीक्वेंस। अच्छा अब बेटे देखो नीचे वाले में देखो, ये रिवर्स वर्किंग है, तो ये अब बैकवर्ड आ गई, बैकवर्ड शिफ्ट आ गया। तो बेटे n की जगह आपने हटा के क्या लगा दिया? n-1 लगा दिया, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? अब आप पहले अपना वही फॉर्मूला लिखेंगे, n टर्म का पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो, n इंटू n+1, और बेटे इसके अंदर n को काट दो और n की जगह n-1 लगाने शुरू कर दो, हाफ n-1 और n-1+1। तो ये इसका आंसर क्या बनेगा? हाफ n-1 इंटू खाली n बच जाएगा, तो इसकी nth टर्म ये बनेगी। ये 2 मार्क्स की आती है, ठीक है? ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये 2-2 मार्क्स के हैं, क्योंकि इसमें काम ज्यादा है। ऊपर वाले सारे 1-1 मार्क के थे, ठीक है?